आज मैं एक ऐसे विषय पे बात करना चाहता हूँ जिसमें कि भारत सरकार ने जो फ़ायदे में कंपनी चल रही थी 100% प्रॉफिटेबल कंपनी को औने पौने दामों में एक बार फिर बेच दिया। इस बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। इससे पहले भी भारत सरकार ने एक ऐसी कंपनी को औने पौने दामों में बेच दिया था। जनता ने और उस कंपनी के कर्मचारियों ने आवाज़ उठाई थी, मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो सरकार ने मजबूरन उसको वापस लेना पड़ा था फैसला। और इसीलिए इस मुद्दे को मैं आपके सामने आपके माध्यम से उठाना चाहता हूँ कि ये सारी जो धांधलेबाजी है सरकार की, भारत सरकार की, वो जनता के सामने उजागर हो। इस बार फिर कौन सी कंपनी है? इस बार एक भारत सरकार पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसके 100% शेयर जो हैं वो सरकारी हैं और उसमें 51% हिस्सा पवन हंस का है, 49% हिस्सा ONGC कंपनी का है और 51% हिस्सा जो है भारत सरकार एक ऐसी कंपनी को बेच रही है जिसका कि कोई अनुभव उस फील्ड में नहीं है। ये पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, इसका काम है हेलीकॉप्टर जो है उसकी सर्विस प्रोवाइड करती है और भारत में क्या दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर के उसमें सर्विसेज देती है, जो कि बद्रीनाथ, जो हमारे वैष्णो देवी माता जी, केदारनाथ, यहाँ पर भी, और BSF भी, सरकारी एजेंसी जो हैं, सरकारी हमारी जो चाहे BSF है चाहे और सिक्योरिटीज फोर्सेज है, उनको भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इसका जो है एक्सपीरियंस, इस कंपनी का 40 साल से ये कंपनी चल रही है और अब से पहले जब से गवर्नमेंट ने इसको बेचने का फैसला किया उससे पहले ये पिछले जो है 40 साल से फायदे में रही, कभी भी ये घाटे में ये कंपनी नहीं रही। आपको लगेगा कि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात है, मैं कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान के लेवल की बात है। आप इसको छोटे लेवल पे मत समझना, बहुत बड़ा स्कैम भारत सरकार करने जा रही है। भारद्वाज जी, ये मुद्दा आपके दिमाग में कैसे अचानक आया जबकि और किसी भी नेता ने ये मामला नहीं उठाया? देखिए, ऐसा नहीं है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने जो है प्रोफेसर वल्लभ पटेल, उन्होंने ये मुद्दा पहले भी उठाया है और कांग्रेस के ही साथी पहले जो कंपनियां जो सरकार ने बेचने का प्रक्रिया शुरू कर दी थी और फाइनल उसमें आ गई थी, तो तब भी आवाज़ उठाई थी और अब फिर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता और स्पोक्समैन इस बात को उठा रहे हैं। क्या मानते हैं सर, आप क्यों बेच रही है और किसको बेच रही है? अपने जो है, सभी जानते हैं कि ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपने कुछ एक लोगों को फायदा पहुंचाने की नीयत से उनको बेच रही है और भारत सरकार को जो है उनको लॉस दिखा के, लास्ट में जब इनको बेचना होता है उस साल इसको फाइनेंशियल लॉस में दिखाएंगे और फिर उसको बेच देंगे। अब इसकी जो हिस्ट्री है, जो कब इन्होंने प्रोसेस शुरू की, इन्होंने प्रोसेस 2018-19 में जो है प्रोसेस शुरू करी इस कंपनी को बेचने की, 51% शेयर, और ऐसी कंपनी को बेचने की प्रक्रिया शुरू करी जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। वो कंपनी तभी एग्जिस्टेंस में आई, उससे पहले हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने का उसका कोई इरादा नहीं था, ना उसका कोई एक्सपीरियंस था। और इस कंपनी के कर्मचारी 1000 से ज़्यादा इसके एम्प्लॉई हैं जिस कंपनी को सरकार बेच रही है और इसमें से 80% एम्प्लॉयज़ के रेगुलर हैं, तो बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या दूसरे माध्यम से ये काम कर रहे हैं। अच्छे इंजीनियर्स हैं इनके पास, मैकेनिक हैं और बहुत सारा इसका रिसोर्सेज, बहुत सारे इसके रिसोर्सेज हैं कंपनी के, और एयरपोर्ट भी हैं, हेलीपैड जिसको बोलते हैं, हेलीपैड है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है अपना इस कंपनी का। और इसका जो कंपनी खरीद रही है उसका नाम क्या है, उसका कब बनी है वो कंपनी? देखिए, हाँ, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। ये जो है, ये कंपनी जो अब बेच रही है, जो उसका नाम है जो खरीद रही है, सॉरी, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड। स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि 6 महीने से एग्जिस्टेंस में आई और उसके 3 एसोसिएट हैं। 3 एसोसिएट कंपनियां कौन कौन सी हैं उसके, जो बीड लगाती हैं कोई भी कंपनी बेचने के लिए, खरीदने के लिए 3 बीडर होने उसके लिए ज़रूरी हैं। तीन बीडर कौन कौन आए इस कंपनी के, स्टार 9 मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड जो है कंपनी, उसके 3 एसोसिएट है। उसके 3 एसोसिएट कौन कौन से हैं? 3 एसोसिएट हैं उसके, एक है बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड,
दूसरा है महाराजा एविएशन लिमिटेड और तीसरा है आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब इन तीनों की बैकग्राउंड क्या है, अब आप ये देखिए कि किसी का तो अनुभव हो, कोई हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप, उसका अपना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, अपने कोई हेलीकॉप्टर है नहीं है। जिस कंपनी को बेच रहे हैं उसके तो 44 हेलीकॉप्टर हैं ऑलरेडी, हेलीपैड्स के अलावा, हेलीपैड्स हैं और स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके अलावा इन कंपनी के, चारों कंपनियों के सिर्फ 4 हेलीकॉप्टर इन कंपनियों के पास है। अब पर्सनल है या फिर सर्विस के लिए? कंपनी के, जो ये सो कॉल्ड कंपनी है जो खरीद रही है, उसके पास सिर्फ अपने 4 हैं। वो लीज पे भी हो सकते हैं, ज्यादातर वो क्या होता है वो अपने हैं, जो इनकी वेबसाइट पे है। मैं तथ्यों पर आधारित बात कर रहा हूँ। इनकी जो वेबसाइट है कोई भी खोल के देख सकता है, बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड, महाराजा एविएशन लिमिटेड, आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। अब इसमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इनके कौन कौन पार्टनर हैं, कौन कौन लोग इन कंपनियों के पीछे हैं। इसमें बिग चार्टर प्राइवेट लिमिटेड जो है, इसका केस चल रहा है, पहले डिफॉल्टर है, दिल्ली हाई कोर्ट में केस पेंडिंग है। दूसरा है महाराजा एविएशन लिमिटेड। इसका क्या है बैकग्राउंड कि इसके सिर्फ इसमें 4-5 फोटोग्राफ दिखाई गई हैं हेलीकॉप्टर के ऊपर। उसमें क्या है, बाबा रामदेव जी की फोटोग्राफ दिखाई गई हैं उसमें, आचार्य बालकृष्ण जी की फ़ोटो दिखाई गई है उसमें, और एक हेमा मालिनी जो एक्ट्रेस हैं, एक उनकी फ़ोटो दिखाई गई है। ये इस महाराजा एविएशन लिमिटेड की बैकग्राउंड है। आलमास ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड है, इसके पास कोई अपना रिसोर्स, कोई हेलीकॉप्टर इसके पास है ही नहीं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है इन कंपनियों का। तो सर क्या आप ये मानते हैं कि जो कांग्रेस सरकार पीछे रही, मनमोहन सरकार रही, उस कार्यकाल के दौरान ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, और बीजेपी जब से मोदी सरकार आई है तब से ये मुद्दा अब हाईलाइट हो रहा है? क्या मोदी सरकार अपने चहेतों को ही उन कंपनियों में इन्वॉल्वमेंट करके अपने लोगों को ही बेनिफिट देना चाहती है? इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस के कार्यकाल में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में ये फायदे में कंपनी थी, तब बेचने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब मोदी गवर्नमेंट ने तो इसका बेचने का वो किया, अभी तो प्रोसेस शुरू किया इसका। जब प्रोसेस शुरू करेंगे तभी तो सामने आएगी बात कि क्यों बेच रहे हैं। ये तो आप हम सब सोचें कि क्यों बेच रही हैं और कितने पैसे में बेच रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कितने की असेट्स हैं और कितने में बेच रही है। इसके अपने असेट्स जो हैं 40,000 करोड़ के असेट्स हैं इस कंपनी के। 40,000 करोड़ की कंपनी को कितने में बेच रहे हैं, उसका मिनिमम प्राइस रखा है इन्होंने 199.9 करोड़। 199.9 करोड़ उसकी जो है मिनिमम वैल्यू रखी है। और जो उसने खरीदा, जो बीडर आए, उन्होंने कितनी वैल्यू लगाई? पहला बीडर था जो, उसने 181 करोड़ लगाई, दूसरे ने लगाई मिनिमम से कम, दूसरे ने लगाई 153 करोड़, और जो जिसने परचेज की जो उसने 211 करोड़ रुपए, सिर्फ 11 करोड़ रुपए के फायदे में 40,000 करोड़ की कंपनी को बेच दिया। सर आपने ये बताया कि ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही थी, लेकिन इस बार लॉस दिखा करके एक मोनोपोली बनाई गई मोदी सरकार द्वारा कि कंपनी को सेल किया जाए। अगर प्रॉफिट नहीं दिखाएंगे तो वो फिर सेल होगी। जी जी। तो इस लेवल पे क्या आप मानते हैं कि इसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है वो मोदी सरकार की ही कोई नीति सामने नजर आ रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है। भारत सरकार एक तरफ बात करती है डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट इस तरीके से नहीं होता कि किसी कंपनी को जो 40 साल से फायदे में कंपनी चल रही है और उसको आप फाइनेंशियल ईयर में उसमें लॉस में दिखा कर उसको सेल कर दो। इस तरीके से नहीं होता। किसी कंपनी का पुराना बैकग्राउंड देखना होता है, तब जाके सेल करनी होती है। और ये भारत सरकार सीधे सीधे मैं कहता हूँ कि फ्रॉड कर रही है जनता के साथ, एम्बेजलमेंट कर रही है कुछ लोग मिलके, कुछ लोगों को नाजायज फायदा पहुंचाने की नीयत से, और भारत सरकार और भारत के जनता को नुकसान पहुंचाने की नीयत से ऐसे धोखाधड़ी करके धांधलेबाजी कर रही है। सवाल ये है कि जो आप कंपनी का नाम दे रहे हैं पवन हंस के नाम से, ये कंपनी का जो स्टेटस देखते हैं, बैलेंस शीट का स्टेटस कब से डाउन में जाने लगी थी? देखिए, फर्स्ट टाइम ये सबसे पहले 2018-19 में लॉस में आई, और तभी इन्होंने प्रोसेस शुरू कर दिया इसको सेल करने का। तभी सेल कर दिया इन्होंने, तभी इन्होंने जो उसकी प्रोसेस शुरू कर दी। इसीलिए हमने जो है कांग्रेस पार्टी ने आवाज़ उठाई इसके खिलाफ। और इससे पहले भी भारत सरकार ने ऐसी कई कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू करी जो कि 100% प्रॉफिट में थी।
उनकी आवाज़ उठाई, जनता ने उठाई। और यूपी के जो इलेक्शन थे, अभी पीछे जो असेंबली के 5 स्टेट के इलेक्शन थे, उससे पहले हमने आवाज़ उठाई और सरकार ने मजबूर होकर उस फैसले को वापस लेना पड़ा। और वो कंपनी अब जो है अब इंडिपेंडेंट काम कर रही है। सर, क्या कांग्रेस नेता होने के नाते आप मोदी सरकार को वैसे ही तो नहीं घेर रहे इस मुद्दे पर, पवन हंस लिमिटेड को लेकर के? देखिए, मैं फैक्ट एंड फिगर पे बात कर रहा हूँ। अगर किसी को डाउट है, आप उनकी वेबसाइट खोल के देख लीजिए। और जो डिपार्टमेंट है सिविल एविएशन, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, उससे आप डाटा कलेक्ट कर सकते हो। कहीं से भी कोई बात, जो फिगर अगर हमारी कहीं कमी मिले तो हमारे खिलाफ कार्रवाई करें। मैंने पहले हमारे आरटीआई में ले सकते हैं। कांग्रेस की सरकार ने 2005 में कानून बनाया था आरटीआई, सूचना का अधिकार, और ये लोग सूचना देने से जो है इनकार कर रहे हैं, धांधली कर रहे हैं, नीचे अंडर द टेबल जो है सौदेबाजी कर रहे हैं अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के नीयत से। और इसी आप देखिए कि देश जो है, देश की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंच गई है। एक तरफ महंगाई कहाँ है, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम कहाँ पहुंच गए। दूसरे, और जितनी खाद्य वस्तुएं, प्राइमरी नीड्स की वस्तुएं हैं, उनके रेट्स कहाँ गए हैं। आर्थिक जो हमारी जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी कहाँ पर चली गई है, रुपए की वैल्यू कहाँ चली गई है, रुपया कितना जो है टूटता जा रहा है, कितनी वैल्यू उसकी डाउन आ गई है। आप देखिए, डॉलर कहाँ चला गया, रुपया कहाँ पे चला गया। अब मैं ज़्यादा इस बात को ना खींचते हुए, अगर कोई आपकी क्वेरी है, ठीक है, मैं उसके बाद एक इशू और आपके सामने जो है वो उठाना चाहता हूँ। इन्हीं चीज़ों का लोगों को पता ना चले। सर, ये मुद्दा पहले क्यों नहीं उठाया, या इलेक्शन को देखकर उठाया जा रहा है? सर देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी पहले भी ये मुद्दे उठाती रही है। कांग्रेस के स्पोक्समैन ने पहले भी ये मुद्दा उठाया था, और आज हम अब इस बात को आपके सामने, ताकि जनता के सामने आप लेके आ सकें, इसलिए जो है मुद्दा लेके आए। अकेला यही मुद्दा नहीं है भारद्वाज साहब, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। आपसे भी रिलेटेड एक मुद्दा है कि सरकार जो है वो नहीं चाहती कि आम लोगों की बात जनता के बीच में फैले, या कोई ऐसी चीज़ें, ऐसी जानकारियां जनता को पता चले। उसी का ही एक आपके सामने उदाहरण है कि हमारे ज़िले के मुखिया ने बड़ा ही शर्मनाक कहूँगा मैं तो एक बयान दिया कैथल के डीसी ने। जी बिल्कुल। तो उसके बारे में भी अभी भारद्वाज साहब आपको डिटेल में बताएंगे। और मेरे ख्याल से मैं भी मीडिया पर्सन रहा हूँ, ये हमारी एक कौम है, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूँ, हम लोगों की आवाज़ पहुँचाते हैं, हम दहलीज तक लेके जाते हैं, और उसमें जितना नुकसान विपक्ष को है, उसमें पक्ष को भी उतना ही नुकसान है। सरकार की नीतियाँ जो हैं वो जनता तक कैसे पहुँचेंगी? इसका मतलब सरकार की नीतियाँ ही नहीं है, सरकार ऐसा चाहती ही नहीं कि जनता को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। अभी भारद्वाज जी डिटेल में आपको बताएंगे। देखिए, इस विषय पे जो इशू अभी ये उठाया, ये मुद्दा जो है अभी आपके सामने नया है। कुछ हमारे साथी इस बात को जानते होंगे कि कैथल के एडमिनिस्ट्रेशन ने 2020 में भी सोशल मीडिया को बैन किया था, जबकि तब भी उनका फैसला ये आर्बिट्रेरी था और अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब भी ये फैसला असंवैधानिक है और आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी और अनकॉन्स्टिट्यूशनल किस तरीके से है? वो जो है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर, कोई भी डिप्टी कमिश्नर, कोई भी पॉलिटिकल लीडर किसी की बात को नहीं दबा सकता। ये डायरेक्ट मैं कहता हूँ कि जो संविधान में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उनकी उल्लंघना है। साफ तौर पे भारतीय संविधान के प्रावधानों की उल्लंघना जो है की गई है। मैं कहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे डीएम है, चाहे और कोई एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर हैं, या सरकार के कोई नुमाइंदे हैं, वो अपने फेल्योर को दबाने के लिए, अपनी जो है कमियों को दबाने के लिए कि जनता के सामने ना आए, जनता के मुद्दे हम जो है ना उठाए जाएं और प्रशासन की धांधली को रोका जाए, इस तरीके से ऐसे सोशल मीडिया चैनल्स को इस वजह से जो है रोका जा, गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से रोका जा रहा है। मैं इसको एक तरह से अनडिक्लेयर इमरजेंसी कहता हूं कि डिप्टी कमिश्नर ने कैथल जिला में एक तरह से अनडिक्लेयर्ड जो है इमरजेंसी घोषित की है, जो कि टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर जो है संवैधानिक है, और मैं इसकी निंदा करता हूँ। भारद्वाज जी, क्या सोशल मीडिया को सुप्रीम कोर्ट ने भी एक्सेप्ट नहीं किया है? देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने
जो है सोशल मीडिया के खिलाफ एक शब्द भी आज तक नहीं कहा, एक शब्द भी। उन्होंने कहा है कि मर्यादा में रहकर आपत्तिजनक ना हो, कोई ऑब्जेक्शनेबल, कोई स्टेट के खिलाफ कोई ऐसी सामग्री ना डालें भड़काऊ, उसके ऊपर चेक रखने के लिए जरूर कहा है। सोशल मीडिया के चैनल को किसी को बैन नहीं किया गया। अगर इनको कोई बैन ही करना है तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं। किन को बैन कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर को ये भी समझना चाहिए। किन को नहीं किया जा सकता, ये भी एक सोचने की बात है। क्या प्रोविजंस जो है हरियाणा सरकार लेके आई है। 2020 में चीफ मिनिस्टर खट्टर साहब ने कहा था कि सोशल मीडिया के लिए मैं एक अलग से प्रोविजंस बनाऊंगा। उन्होंने कहा था 48 घंटे बना दूंगा। 2 साल होने को है, आज तक कोई ऐसा प्रोविजन जो है खट्टर सरकार ने नहीं सोशल मीडिया के लिए बनाया। अगर इन्होंने कोई बनाना ही था, बैन ही करना था, तो पहले प्रोविजंस बनाए और फिर बैन करे। बैन करे, किन को करे, ये भी देखने वाली बात है। जो रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया है, जो हमारे ये हमारा मंत्रालय, ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय है, उसमें कुछ प्रोविजंस हैं। अगर कुछ ऑब्जेक्शनेबल है तो उनको बैन किया जा सकता है, ना कि सोशल मीडिया को, जो हमारी जनता की आवाज़ को उठा रहे हैं। मैं कहता हूं कि ये सोशल मीडिया सिर्फ आपकी आवाज़ को दबाने की कोशिश नहीं है। मैं कहता हूं कि जनरल पब्लिक की आवाज़ को दबाने की कोशिश है, जिससे कि एक पूरे जो है प्रदेश में, जिले में, और एक बहुत बड़ा एक जो इसके खिलाफ जो है जनता में रोष है और लोग सड़कों पर आने पे उतारू हैं इस बात के लिए। बात ये है कि सरकार का भी तो कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या डीसी साहब जिस प्रकार से ले रहे हैं कि मैंने अपना फैसला लिया, आपने जो करना करो। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये इनका आर्बिट्रेरी फैसला है। ऐसा कोई प्रोविजंस डिप्टी कमिश्नर दिखा दें कि किस प्रोविजन के तहत उन्होंने बैन किया है। आप बताएं कि कोई प्रोविजंस उन्होंने बताया क्या आपको? कोई कहाँ पे लिखा है, कोई बताएं हमें। सर, क्या एक आईएएस ऑफिसर इस तरह की स्टेटमेंट दे सकता है जो कि जनता की आवाज को दबाने के? इस तरह के आदेश पारित कर वो लागू हो सकते हैं बिना लिखित के? क्या आईएएस जो ऑफिसर इस तरह कर, क्या उनको राइट है? आप खुद एडवोकेट हैं, जानकारी। देखिए, मैं इस बारे में मोहन जी, ये जिस तरीके से डीएम साहब ने कहा, इलीगल ऑर्डर है उनका, ऐसा ऑर्डर वो पास नहीं कर सकते। दूसरी बात, हाँ, कुछ नियम हैं, कुछ कायदे कानून होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वो पत्रकारों के लिए भी है, एडवोकेट्स के लिए भी है, ऑफिसर्स के लिए भी है, कोई भी ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिकल लीडर्स है, सभी के लिए कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, एथिक्स हैं, बात करने के, सीनियर जूनियर का कुछ मर्यादा भी होती है। उनको छोड़कर और डिप्टी कमिश्नर कोई जो है ना, ऐसा कोई प्रावधान या कोई बैन नहीं कर सकते, किसी को नहीं कर सकते। डेमोक्रेसी है ये लोकतंत्र में इस तरीके के ये तुगलकी फैसले कहूँगा मैं कि डीएम साहब को, वो आईएएस ऑफिसर हैं, इस तरीके का फैसला उनको नहीं लेना चाहिए था। अगर लेना भी है तो प्रावधान दिखाएं हमें। सर, क्या ये तालिबानी जो आदेश नहीं है? एक आईएएस ऑफिसर जब मीडिया को दबाने की, सोशल मीडिया को बात कर रहा है, देखिए, ये तालिबानी नहीं है? देखिए, सभी समझते हैं कि किसी को जो है आवाज़, जो सोशल मीडिया की, जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बैन कर रहे हो आप, उनको जो है किस क्राइटेरिया, मैं तो मानता हूँ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण उनकी बात है। पार्टी जो है मुख्य विपक्षी दल है और कांग्रेस पार्टी किसी भी प्रवक्ता का या किसी भी नेता का बड़े कोई बयान नहीं आया है। देखिए, अभी तो मेरे ख्याल से अभी 1 दिन पहले ही फैसला आया, हमारी जानकारी में भी कल आया ये बात, और मैं नहीं समझता कि कोई इसको अप्रिशिएट करेगा। मतलब नॉर्मली ये है कि हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह से लीगली कोई हेल्प आपको चाहिए है, भारद्वाज साहब की टीम में हैं हम। और सर ने भी कह रखा है कि नॉर्मली कोई भी मीडिया पर्सन किसी भी तरह की कोई हेल्प आपको चाहिए है, और बीइंग ह्यूमन तो हम आपके साथ है ही हैं, साथ में ही लीगली किसी भी तरह की आपको ऐड की ज़रूरत है तो हम लोग आपके साथ निःशुल्क खड़े हैं। आपके माध्यम से मैं सभी उन भाइयों को कहना चाहूँगा भारद्वाज जी के तरफ से कि जो भी हमारे चैम्बर में आए या हमारे को साथ लेके जाना चाहे, हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर है कि हम भी जो है ना, आप सब भी प्रोटोकॉल का ध्यान जरूर रखें पत्रकारिता करते हुए। इतना ज़रूर है कि जो ठीक है, जो हमारे जो सीनियर लोग हैं, प्रिंट मीडिया से हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं, उसमें थोड़ा जो प्रोटोकॉल है उसका ज़रूर हमें ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ किसी की आवाज़ को कोई दबा नहीं सकता, किसी को कोई बैन कर नहीं सकता। थैंक यू ब्रदर।